हेलो स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोस्टैट के सेकेंड वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और कहाँ कहाँ पे किस किस पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं, सो दैट रिंग का, सिलेंडर का, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना सीख सकते हैं। साथ ही एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कई सारे ऐसे प्लेसेस और पॉइंट्स होते हैं जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। सो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा रिकॉल कर दूं, मैंने आपको बता रखा है कि चार्ज क्या होता है। आप बोलोगे कि चार्ज सर वो फैक्टर है जिसके कारण वो फोर्स एक्सर्ट करता है, मतलब चार्ज इज दैट विच एक्सर्ट फोर्स, मतलब चार्ज ही वो फैक्टर है जिसके कारण क्या होता है, कोई भी पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके, सो सपोज करो हमारे पास एक चार्ज है और इस चार्ज के चारों ओर का वो रीजन, वो स्पेस जहां तक ये क्या करे, दूसरा कोई अगर इसको चार्ज मिले ना, जैसे सपोज करो मैंने कल आपको बताया टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो अगर हमारे पास कोई चार्ज क्यू है तो उसके चारों ओर का वो रीजन, वो स्पेस जहां तक ये क्या करे, सक्सेसिवली दूसरे चार्ज को फोर्स एक्सर्ट करे, चाहे अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्सन का फोर्स हो। इस एरिया को, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे अगर एक्सपेरिमेंटली बात करें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की साइज क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, मतलब कहीं तक लग सकता है, बट एक खास रीजन तक जहां तक हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं हूं तो मैं कहीं के लोग को भी जान सकता हूं। मैं किसी शहर में रहता हूं तो मैं दूसरे 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 पूरे इंडिया के शहर के लोगों को जान सकता हूं, बट मैं जिस शहर में प्रेजेंटली रहता हूं वहां के लोगों को मैं ज्यादा अच्छे से जानता हूं। सेम एग्जांपल यहां पे सेट होता है। ये अगर चार्ज है तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा दूर तक हो सकती है, इवन इनफाइनाइट तक हो सकती है, बट ज्यादातर इसका फोर्स का इफेक्ट कहां होगा, जहां तक होगा वो रीजन, वो स्पेस कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया around a charged particle up to which its effect of force can experienced, यानी इस ये जो फोर्स है, इस चार्ज का जो फोर्स है वो इजीली एक्सपीरियंस्ड हो जाए जिस प्लेस तक, जिस रीजन तक, जिस इन्वायरमेंट तक, उस रीजन को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ई से इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला एफ बाई क्यू नॉट। एफ बाई क्यू नॉट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है किसी चार्ज पार्टिकल पे, और मैंने कल आपको क्लियर कर रखा है कि जो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट करता है वो होता है सोर्स चार्ज, और जो चार्ज पार्टिकल उसका फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस्ड करता है, उसको कहते हैं अपन टेस्ट चार्ज। तो उस हिसाब से E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, राइट। थोड़ा सा इसमें मैं इसको, फोर्स भी चूंकि वेक्टर है तो इसको वेक्टर के फॉर्म में एफ क्यू, और यहाँ पे कई जगह आपको देखने को मिल सकता है लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि यार ये लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो अपन क्यों लगा रहे हैं, फॉर्मूला तो यही है, बेसिकली हर जगह यूज यही होता है, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, बट कई बार इसको हम डिनोट कर सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, E इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ बाई क्यू नॉट। देन समवन कैन आस्क, भाई आपने ये क्यू नॉट टेंस टू जीरो क्यों लगाया यहाँ पे? तो देखो अभी मैंने क्या बताया, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज पे क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब एग्जांपल देता हूं, आपकी किसी से लड़ाई होती है, तो अगर आपको जीतना है, आपको उसको हराना है, आपको उसको बीट करना है, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए? ऑब्वियस आप बोलोगे मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी मैं उसको डिफीट नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर ये चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड अगर टेंस टू जीरो ना हो, मतलब बहुत ही कम ना हो, तब तो यही क्या करेगा, उल्टा फोर्स एक्सर्ट करने लगेगा सोर्स चार्ज पे। आपको बात समझ में आ गई होगी कि टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को टेंस टू जीरो करने का मतलब ये है कि हमें उसके स्ट्रेंथ को, उसके मैग्नीट्यूड को कम रखना है, सो दैट वो फोर्स को एक्सपीरियंस्ड करे, ना कि एक्सर्ट करे, क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो उल्टा ये सोर्स चार्ज पे ही फोर्स एक्सर्ट करने लगेगा।
इसलिए हम लोग लिमिट टेंस क्यू नॉट टेंस टू जीरो का यूज करते हैं, कई बार को देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। अगर बात करें यूनिट की, तो यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हो, फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये दो यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो यूज होती हैं। सो अभी तक आपको बातें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया और रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का वो रीजन जहां तक वो फोर्स क्या करता है, एक्सर्ट करता है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे। वो फोर्स कैसा भी हो सकता है, कल हमने डिस्कस किया था, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो उस रीजन को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, और इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर हो सकता है। फॉर्मूला E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू आपने देख लिया, क्लियर है। अच्छा, अभी बात आगे हम करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि a force of 2.25 Newton acts on a charge, a force of 2.25 Newton acts on a charge 4 into 10 to the power minus 6 कूलम। अब 4 into 10 to the power minus 6 कूलम को कोई 4 माइक्रो कूलम भी बोल सकता है। मीन्स क्वेश्चन क्या है कि आप एक फोर्स लग रही है एक चार्ज पार्टिकल पे 2.25 न्यूटन का, और वो जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी दे रखी है, 4 माइक्रोकूलम। उसी माइक्रोकूलम को मैंने 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम लिख दिया है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि ये चार्ज कितना, इस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। मीन्स यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अभी अभी आपने फॉर्मूला सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। सो अगर हम बात करें E इक्वल्स टू एफ के जगह पे हमारे पास 2.25 है अपॉन क्यू। क्यू की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, क्यू की मैग्नीट्यूड है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये ऊपर टर्म ले लेगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 4। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो, डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करते ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू न्यूटन पर कूलम के फॉर्म में मिल जाएगा। तो जस्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हो कि अगर हमारे पास फोर्स हो, चार्ज हो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले से अगर आपके पास कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाएगा, चार्ज दे दिया जाएगा, तो आप फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। मीन्स यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स एंड चार्ज ऑल्सो। हम लोग जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और चार्ज के मैग्नीट्यूड को इस कॉन्सेप्ट का यूज करके फाइंड कर सकते हैं बड़े आसानी से। क्लियर है। हम लोग आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी मैंने बताया आपको वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि आप एक वेक्टर यानी फोर्स को दूसरे स्केलर यानी चार्ज से डिवाइड कर रहे हो, तो एक वेक्टर को जब स्केलर से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्टेंट जो होती है वो ऑब्वियस है कि वेक्टर ही आती है। ओके, तो अभी तक बात समझ में आ गई हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स एक्सर्ट करता है किसी चार्ज पार्टिकल पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो सपोज हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल से r डिस्टेंस आगे, जो कि एक सेंटर पे रखा हुआ है स्फीयर के, इससे r डिस्टेंस आगे यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट हो जाएगी भाई। इस चार्ज के कारण मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस आगे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली अभी हमने सीखा क्या होता है, E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। अभी यहाँ पे हमने जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे ऑब्वियस है कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज होगा जो कि जनरली यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी प्लस क्यू नॉट से हम लोग उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जहाँ भी आप क्यू नॉट देख लो समझ जाओ कि वो टेस्ट चार्ज है यार, क्योंकि टेस्ट चार्ज को हम लोग जनरली क्या करते हैं, प्लस क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। ओके,
सेकेंड पॉइंट क्या है कि फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। कहां से पता है? फोर्स की वैल्यू आपको कूलम लॉ से पता है। फोर्स की वैल्यू कितनी है? के क्यू Q1 Q2, तो Q1 का काम कैपिटल Q करेगा, Q2 का काम स्मॉल q करेगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये तो फोर्स अपॉन में Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है? K Q अपॉन में R स्क्वायर, ये आ गई आपकी। K के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, Q अपॉन में R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हो गई या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो गई किसी भी पॉइंट पे। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो E इक्वल्स टू F बाई क्यू नॉट या Q, और दूसरा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K Q बाई R स्क्वायर, K Q बाई R स्क्वायर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ये कब यूज करना है, वो कब यूज करना है? वो तब यूज करना है जब आपके पास फोर्स हो। ये तब यूज करना है जब आपके पास केवल चार्ज और उसका डिस्टेंस हो। जनरली डिस्टेंस गिवन रहता है क्वेश्चंस के अंदर, तो अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और जनरली अगर फोर्स वगैरह गिवन होता है या एक्सीलरेशन गिवन होता है तो E इक्वल्स टू F बाई क्यू यूज करते हैं हम लोग। यानी अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हो गए, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के भी दो फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग थोड़ी बात करेंगे प्रॉपर्टी की, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी की। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उससे भी पहले एक बात हमें आपको बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो मैं इसको अपने तरीके से जरा बताना चाहता हूं। कहने का मतलब क्या है कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ इनविजिबल रेडिएशंस कहीं से निकलती है, दिखेगी नहीं लेकिन निकलती है। कई बार आपने कोई सीरियल वगैरह में देखा होगा कि कोई गॉड है, कोई भगवान है या कोई ऐसा संत महात्मा है, तो ऐसे एक बार हाथ करते हैं, उनके हाथों से ऐसे रेडिएशन निकलने लगती है। या जनरली आपने लक्ष्मी माता के फोटो में देखा होगा कि हाथ से पैसे निकल रहे हैं, तो वो क्या है, वो इमेजिनरी है, ऐसा होता नहीं बट दिखता है, ऐसा लगता है कि इससे निकल रहा है। सिमिलरली अगर कोई चार्ज है तो ऑब्वियस है कि दूसरे चार्ज पे वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन इसका फोर्स इस पे कैसे लगेगा? ऐसे ऐसे लगेगा? ये तो हम लोग बनाते हैं, ऐसा कुछ दिखता वहां पे नहीं है। बुक्स के अंदर आपने देखा होगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट कर रही है, ये सब इमेजिनरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, वो दूसरे चार्ज पे डेफिनेटली फोर्स एक्सर्ट करेगा, बट उसका जो फोर्स एक्सर्ट करने का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसे लाइंस से होगा जो कि इमेजिनरी है। मींस one charge can exert force, electric force on other charge with some invisible lines, invisible rays, invisible path. That path is called electric field lines. फिर से एक बार मैं समझा दूं, electric field lines are the imaginary lines or imaginary path through which one charge can exert force on another charge. बिल्कुल आपको एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो इमेजिनरी रास्ता है, जैसे इससे निकल रहा है, दिख नहीं रहा है बट निकल रहा है। अगर ये चार्ज, मेरा हाथ अगर चार्ज है और सामने अगर मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं तो इससे दिखेगा नहीं कुछ भी, बट निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस बाय विच वन चार्ज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हैं तो कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? Because if they do so, at the point of intersection there will be two direction of electric field lines which is not possible. इसका मतलब क्या है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटता है तो जहां पे वो एक दूसरे को काटेगा उसके कटान बिंदु पे यानी इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह से दो दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट कि भाई अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, क्या ड्रॉ करते हो? टेंजेंट ड्रॉ करते हो। बाय ड्रॉइंग टेंजेंट्स टू द
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वी गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मेरे को डायरेक्शन फॉलो करनी है, निकालनी है, तो मेरे को उस पर क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर निकलता है, आउटवर्ड्स होता है, और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। और अगर हमारे नेगेटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी। तो अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज आउटवर्ड्स, और अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड। तो इससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है। मतलब अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा बिहेव कर सकता है, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो कैसा बिहेव कर सकता है। ये प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और अब ये बात हमें जान लेनी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ गया तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या उस पर कितना एक्सीलरेशन एक्सर्ट हो सकता है। फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे। सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया है। अच्छा एक बात अभी और आपको मुझे आगे बतानी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सा फोर्स लगने का। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म है तो उस पर क्या क्या, ये एज ए क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एक नहीं 2 बार पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ भाई कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर क्या लगेगा, आंसर होगा अभी बता रहा हूँ, आगे फिर सिखाऊंगा, टॉर्क। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी एक्सपीरियंस्ड होगा। ठीक है, तो अपन अभी सिंपल सी बात करते हैं कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने किसी चार्ज को रख दिया है। तो जैसे ही ये चार्ज दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज जाएगा तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, F इक्वल्स टू, आपको मैंने पढ़ा है E इक्वल्स टू F बाई क्यू, तो यहाँ से F इक्वल्स टू ई क्यू हो गया। चाहो तो F को आप M इंटू ए लिख सकते हो, ऑब्वियस लिख सकते हो, और E तो E रहेगा, Q को आप NE लिख सकते हो। अगर नंबर ऑफ चार्ज 1 हो तो ये कैपिटल E स्मॉल e हो जाएगा, M इंटू ए, और यहाँ से आप चाहो तो एक्सीलरेशन भी फाइंड कर सकते हो, E बाई एम। इतना एक्सीलरेशन से वो चार्ज क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दौड़ने लगेगा जी, राइट। ये आपको बात समझ में आई होगी कि बेसिकली इतना फोर्स लगता है, इतना फोर्स यानी EQ के इक्वल फोर्स लगता है, और E बाई एम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यार कि अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, we have a charge particle of mass m which is placed in uniform electric field and then released the kinetic energy attended by the particle after moving a distance y. Okay, हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर कोई चार्ज q है जिसका मास m है, ये अभी जाके रखा गया है और रखने के बाद फिर रिलीज कर दिया है। रिलीज मतलब इसको मूव करा दिया गया। तो ये मूव कितना करता है, y डिस्टेंस मूव करता है। ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये y डिस्टेंस मूव करता है। एक बार और मैं क्वेश्चन समझाना चाहूंगा आपको। वी हैव अ चार्ज पार्टिकल विच इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. नाउ इट इज रिलीज्ड and it moves a distance y. We have to calculate its kinetic energy. Okay. हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E, उसमें चार्ज पार्टिकल कौन सा है Q। वो क्या कर रहा है, अभी रेस्ट में है लेकिन बाद में तो मूव ही कर रहा है, तो मान के चलो मूव कर रहा है। कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, y डिस्टेंस मूव कर रहा है। मुझे क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी। देखो जी, एनर्जी के बारे में अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप्ड है तो आप एक बात ध्यान रखना, नहीं पता है तो आज पता कर लो, एनर्जी का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता। हाँ जी, आपको सुनने में अजीब लगेगा, ना तो काइनेटिक एनर्जी, ना तो पोटेंशियल एनर्जी, ना तो कोई एनर्जी, किसी एनर्जी का कोई अपना फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी किसके फॉर्मूले से आती है, वर्क के फॉर्मूले से आती है। अगर आप ध्यान से थोड़ा दिमाग पे जोर डालो ना, तो आपने
पार्ट 1 में 11th में जरूर पढ़ा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हो 1/2 mv², बेसिकली वर्क के ही फॉर्मूले से वो डिराइव होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का मतलब अपन अगर वर्क भी निकाल दें तब भी तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कितना, जितना वर्क होगा उसी के अंदर जो एनर्जी लगेगी वही काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो मुझे वर्क फाइंड करना है। अगर आप पूछोगे कि काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है तो डायरेक्ट 1/2 mv² क्यों नहीं लगाया? तो भाई साहब वेलोसिटी कहाँ है कि लगाओगे? इसीलिए आपको कोरिलेट करना होगा कि वर्क इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज टू डिस्टेंस y कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन इक्वल्स टू ke। सो बेसिकली ke इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन है y, और फोर्स के जगह आप क्या करोगे? अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया E इक्वल्स टू F/Q। सो F इक्वल्स टू EQ। तो यहाँ पे आप EQ इंटू वाई ये पुट कर सकते हो। ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो बेसिकली आपने क्या करना है? आपको बेसिकली ये करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में उसको एक्सप्रेस कर देना है, क्योंकि गिवन वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट था, तो मैंने उसको एक्सप्रेस कर दिया। इतने काइनेटिक एनर्जी के साथ वो चार्ज पार्टिकल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करने वाला है? ऑब्वियस है कि मूव करने वाला है। एक आधा और क्वेश्चन ले लेते हैं जेई के मेंस के। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो एज ए वेक्टर सम अप होगा। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर पे कई सारे, सपोज करो 9 चार्ज पार्टिकल क्यू मैग्नीट्यूड के सिचुएटेड है इस तरह से। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, एक और कहीं मैनेज कर लो, थोड़ा डिस्टेंस हटा के। 9 चार्ज पार्टिकल हो गए। मेरे को क्या करना है कि इसके सेंटर पे, इसका सेंटर है, इसकी डिस्टेंस मान लो रेडियस r है, तो इसके सेंटर पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू ऑल दिस चार्ज। एक बार मैं क्वेश्चन बोल दूं, वी हैव अ स्फीयर व्हिच इज surmounted by 9 charge of equal magnitude plus q के equal magnitude से वो surmounted है, मतलब उसके ऊपर सजा हुआ है 9 चार्ज। मुझे क्या फाइंड करना है? we have to find the electric field at the center of that sphere of radius r। इस r रेडियस के जो स्फीयर है उसके सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ ऑल चार्जेस, राइट? ओके, सबसे पहले मैं बताऊं, एक चार्ज को पकड़ते हैं, किसी एक चार्ज को पकड़ लो, किसी एक चार्ज को। तो किसी एक चार्ज को पकड़ने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस चार्ज को पकड़ता हूं तो ये क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा सेंटर पे। कितना लगाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला आपने पढ़े ही है, KQ/r²। r की वैल्यू r² है, ये इधर लगाएगा। अच्छा, ये चार्ज कौन सा है? तो आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के का इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, अभी हमने पढ़ा है कि इनवर्ड क्या आउटवर्ड? यस, आउटवर्ड। मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आउटवर्ड होगी। क्लियर है? अब इसके ठीक सामने पकड़ो, ये है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा क्योंकि सेम पॉजिटिव चार्ज है, सेम डिस्टेंस इसका भी है, तो KQ/r² ही होना है। बट ये भी, ये किधर होगा? ये अपना इधर करेगा, ये भी आउटवर्ड करेगा। तो आप देख रहे हो कि ये चार्ज और ये चार्ज एक तरह से सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम है। सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम मींस इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे का अपोजिट आ रही है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड, ये भी पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड, तो ये दोनों आउटवर्ड मतलब एक दूसरे की डायरेक्शन की क्या हो गई? अपोजिट। अब आप ही सोचो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन, उनका रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल सही जवाब कर देगा जी, मतलब ये वाला नहीं, ये वाला खचक कैंसिल। सिमिलरली आप दूसरे को पकड़ो तो सिमेट्रिसिटी के हिसाब से फिर ये वाला सेम कहानी, एक दूसरे को करेगा कैंसिल। फिर 4 कैंसिल हो गए, फिर ये वाला 6 कैंसिल हो गए,
फिर ये वाला और ये वाला 8 कैंसिल हो गए, बचा कौन, एक चार्ज बचा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्फीयर पे टोटल 9 चार्जेस हैं, तो 9 चार्जेस हैं तो इसमें पेयर कितना का बन रहा है, 4 चार्ज का पेयर बन रहा है, मतलब 8 चार्ज तो एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, अपोजिट है, और सारे के सारे चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और पॉजिटिव चार्ज हैं। तो जब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे पे इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उनके कारण, बट उनकी डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे। ओनली ये जो 9 लास्ट वाला जो चार्ज है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बच जाएगा, और वो भी किसके इक्वल होगा, वो भी इतने ही के इक्वल होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। समझ में आ गई बात कि इफ वी हैव, ऐसे ही कई बार आप 11 सिमेट्रिकल चार्ज के कारण ले सकते हो, 13 सिमेट्रिकल चार्ज के कारण ले सकते हो, और अगर इक्वल चार्ज है 13 8 12 दे दे, 9 8 दे दे, 6 दे दे, तो वहां पे 0 आ जाएगा, क्योंकि वो सारे एक दूसरे के अगर अपोजिट होंगे तो सिमेट्रिसिटी के हिसाब से अगर इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर कहीं पे एक्ट करते हैं तो उनकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और अगर ऑड नंबर्स में दे दे, जैसे यहां मैंने लिया 9 चार्ज, तो 8 चार्ज तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जो 9th चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और इस तरह के वेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यार वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिस तरह से हम लोगों ने वो फोर्स को कैलकुलेट किया था स्क्वायर के सेंटर पे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी उसमें ले सकते हैं, तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ले सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। एक क्वेश्चन और मैं बोल रहा हूं, इक्वल चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट द vertices A and B of equilateral triangle ABC of side A, the magnitude of electric field intensity at C. Okay. हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमारे पास वर्टिस है ए बी सी, और इन पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, सब पे क्यू इक्वल चार्ज रखा हुआ है, और इसकी साइड कितनी दे रखी है, इसकी साइड ए दे रखी है। तो मेरे को इस पे फोर्स निकालना है, तो ऑब्वियस है कि ए वाला भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और बी वाला भी फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। मान के चलो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, कोई बात नहीं जी। तो इस ए के कारण सी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, आप कहोगे जी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और बी के कारण सी पे कितना डेवलप होगा जी, सेम होगा, बिकॉज डिस्टेंस तो सेम ही है, तो ये भी होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका तो मतलब ये हो गया कि E1 इक्वल्स टू E2, मीन्स E1 और E2 ए और बी के कारण सी पे इक्वल चार्ज सेटअप होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का, तो ये दो वेक्टर एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हो गए। अरे जी, तब तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद ही होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 11th में आपने जरूर डिस्कस किया होगा कि दो वेक्टर जब एक दूसरे के साथ सर्टेन एंगल पे होते हैं तब हम उनकी मैग्नीट्यूड को नहीं, उनके रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड को लेते हैं। और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद करो, ये फॉर्मूला तो बहुत फेमस था यार, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए, बी का काम E1 E2 करेगा, और लेकिन इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, ए के जगह पे भी E1 रख सकते हैं और बी के जगह पे भी E1 रख सकते हैं, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में इक्वल है। तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 इंटू कॉस 60 डिग्री, क्लियर है। इसके बाद क्या करना है आपने, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देना है, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, E1 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3E1 स्क्वायर रूट 3E1 आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। चाहो तो आप इसको न्यूमेरिक वैल्यू में ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी फॉर्मूला थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर, आर का काम ए कर रहा है, तो आप इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं।
आई होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट निकालना होगा जहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता हो, या तो सर्टेन डायरेक्शन में या फिर सर्टेन एंगल के साथ, तो वहां पे आप उनका रिजल्टेंट फाइंड करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे सकते हो, समझा सकते हो। ओके, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। याद करो छोटा वाला फॉर्मूला E = F/Q। एक और दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 1/4πε0Q/r², राइट। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी सीख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बेसिकली होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी सीख ली। और हमने बात कर लिया कि भाई जब कोई चार्ज उस पर बेस्ट क्वेश्चंस कर लिए सिंपल सी लैंग्वेज में, कि भाई जब चार्ज पार्टिकल को रखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितना फोर्स वगैरह एक्सपीरियंस करेगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसको बोलेंगे पेयर ऑफ चार्ज। पेयर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पे मैंने 2a कंसीडर किया है, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइपोल। व्हाई डाइपोल? बिकॉज डाई मीन्स दो और पोल मीन्स चार्जेस, तो यहाँ पे दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का सिस्टम है जो कि सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है एक दूसरे से, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, अपन बोलेंगे इसको डाइपोल। सो डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ और पेयर ऑफ टू चार्ज विच इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर दो इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड के चार्ज सर्टेन डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे, क्लियर है, डाइपोल। अब इस डाइपोल के कारण हम निकालने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है कि यार ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला ऊपर की तरफ आउटवर्ड्स, नेगेटिव वाला अंदर की तरफ इनवर्ड्स, तो ये पूरा का पूरा डाइपोल क्या करने लगेगा, इसमें मोमेंट प्रोड्यूस होगा। मोमेंट मतलब एक तरह का फोर्स, एक तरह का कपल उसके अंदर प्रोड्यूस होगा, जो उसको फर्दर आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाए तो रोटेट भी करने लगेगा, तो आगे की बातें हैं। फिलहाल यहाँ पे बात क्या है कि अगर डाइपोल मेरे पास है तो उसमें मोमेंट प्रोड्यूस होगा, मतलब एक तरह का फोर्स प्रोड्यूस होगा, और वो डाइपोल मोमेंट को अपन डिनोट करते हैं यार P से। और डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज, कोई एक चार्ज ले लो क्योंकि मैग्नीट्यूड लेनी है, साइन से कोई मतलब नहीं, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना है 2a, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अपन P से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। Q इंटू 2a से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिनोट कर दिया, क्लियर है। So electric dipole moment is denoted by P having formula Q into 2a exactly, right। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, राइट। नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, ये है जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कोई डाइपोल को रख दिया, यहाँ पे ये -Q है और ये +Q है। अब जब ये डाइपोल हमने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस है a 2a, ये 2a डिस्टेंस से सेपरेट होकर के दो चार्ज का जो सिस्टम है उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, तो इसके अंदर मोमेंट तो प्रोड्यूस होना ही है, और मोमेंट के साथ साथ इस पे अब टॉर्क भी लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और टॉर्क के कारण ये पूरा का पूरा डाइपोल रोटेट होगा। अगर इस पे टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क के कारण पूरा का पूरा डाइपोल क्या होगा, रोटेट होगा। होने दो, अब क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पूरा का पूरा डाइपोल क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, क्योंकि इस पे लग रहा है जी टॉर्क। मींस आपको एक पॉइंट में फिर से बताना चाहूंगा, इफ वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड E, अगर हमारे पास E इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इस डाइपोल को रख दिया है, so whenever a dipole is placed, इस बात को एकदम ध्यान से याद कर लो, whenever a dipole is placed in uniform electric field, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल को हम प्लेस करेंगे, it will experienced torque, उस पे एक टॉर्क एक्सपीरियंस्ड होगा, बिकॉज वो डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे पे कपल फोर्स एक्सर्ट करता है या एक दूसरे को रोटेट करना चाहता है। सो टॉर्क
का मतलब क्या होता है? टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ऐसा फोर्स जो किसी को घुमा दे। ढक्कन खोलना टॉर्क है ना, तो टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अभी टॉर्क हम निकाल रहे हैं, तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क का फंडामेंटल फॉर्मूला है। अब फोर्स हमारे पास क्या है? अभी अभी हमने देखा था E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, सो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा ई क्यू। फोर्स का फॉर्मूला ई क्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम क्या करेगा? ये वाला, ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बन गया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे को फाइंड करना होगा। यहाँ पे थीटा बन रहा है, कर लेते हैं जी। इस ट्रायंगल के अंदर जो आप फिगर देख रहे हो, ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल के अंदर अपन अगर साइन थीटा निकाल लें, क्या निकाल लें? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये पूरा AC है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस का काम क्या कर रहा है? ये AB, जो कि हमने 2a कंसीडर किया है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा। हमने क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए रख देना है 2a साइन थीटा, और जैसे ही हम रखेंगे Q इंटू 2a, ये पूरा Q इंटू 2a हमने पढ़ा है, डाइपोल मोमेंट होता है P साइन थीटा। इसी को थोड़ा सेटल कर लें, PE साइन थीटा, या P क्रॉस E भी हम लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, बिकॉज टॉर्क इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, फिर से मैं थोड़ा ऊपर भी लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिखा हो तो। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E। So P cross E is the formula of torque which a dipole experienced when placed in uniform electric field. जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को हम रखते हैं तो उस पर इतना टॉर्क लगता ही लगता है, एक्सपीरियंस होता है। अब यहाँ पे कई बार छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं कि टॉर्क मिनिमम कब लगेगा, टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा। तो देखो यार, मिनिमम टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसके अंदर एक डाइपोल को ले जाके पैरेलल रख दिया, पैरेलल रख दिया। पैरेलल रखने का मतलब क्या है? अगर आपने डाइपोल को पैरेलल रखा है, इसका मतलब थीटा या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, मतलब डाइपोल पैरेलल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है टाउ इक्वल्स टू बेसिकली एंगल के साथ PE साइन थीटा। अब आपको पता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब हमारी टॉर्क क्या होगी? मिनिमम होगी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब हमारा टॉर्क क्या होगा? मिनिमम। सो मिनिमम टॉर्क का कंडीशन है या तो थीटा 0 हो चाहे 180 हो, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल को पैरेलल रखा जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन अगर इसी डाइपोल को हम ऐसे रख देते हैं, परपेंडिकुलर रख देते हैं, डाइपोल को हमने कैसे रख दिया? परपेंडिकुलर रख दिया, मतलब थीटा 90 डिग्री। तो जैसे ही हम डाइपोल को परपेंडिकुलर रख देते हैं थीटा 90, तो टॉर्क आपका मैक्सिमम आ जाता है, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सो PE या P क्रॉस E मैक्सिमम टॉर्क हो जाता है जब थीटा 90 पे हो। तो कई बार छोटे मोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं यार, और आए हुए हैं कि व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल बी द टॉर्क? इट्स टॉर्क विल बी minimum, and when dipole is placed perpendicular, that is theta 90, its torque will be maximum। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस्ड होता है, उसकी बातें थी। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स, जैसे एक्सियल और इक्विटोरियल पॉइंट पे, यही डाइपोल है, इसी डाइपोल के कारण एक्सियल और इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या हो सकती है। तो देखो, एक्सियल और इक्विटोरियल का मतलब सीधा समझ लो, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। एक्सियल का मतलब क्या होता है? एक्सियल मतलब होता है सेम स्ट्रेट लाइन। इक्विटोरियल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, ऊपर के तरफ। अगर मैं बिल्कुल मतलब आसान लैंग्वेज में बात करूं ना, तो अगर मैंने अपने हाथ को ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, तो मेरे हाथ के स्ट्रेट में, जैसे मैं कोई चार्ज हूं, तो मेरे हाथ के स्ट्रेट में इधर के तरफ या इधर के तरफ जो भी पॉइंट होंगे वो सारे एक्सियल पॉइंट होंगे, क्योंकि एक्सियल का मतलब सेम स्ट्रेट लाइन। यहां मैं खड़ा हूं बीच में, तो मेरे साथ में जितने पॉइंट है सब एक्सियल पॉइंट है। ये मेरा हाथ, ये मेरा वॉच, ये मेरा फिंगर्स, ये क्या है? एक्सियल पॉइंट्स है। लेकिन अगर मैं
चार्ज हो और मैंने कोई पॉइंट अपने ऊपर कंसीडर कर लिया, हेड पे कंसीडर कर लिया, जैसे हेड के ऊपर कंसीडर कर लिया या फैन को कंसीडर कर लिया ऊपर में, तो वो सारे क्या है, इक्विटोरियल पॉइंट है। अब अगर बुकिश लैंग्वेज के बात की जाए, तो मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि हमारे ऊपर में जो है वो इक्विटोरियल पॉइंट, और जो हमारे आजू बाजू में हो स्ट्रेट हाथ के तरफ हो वो एक्सियल पॉइंट। लेकिन अगर बुकिश लैंग्वेज में बात की जाए, तो अगर हमारे पास एक डाइपोल है -q + q, और ये है इसका सेंटर a और 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इसके सेंटर से ठीक r डिस्टेंस आगे अगर आप यहां पे कोई पॉइंट कंसीडर करते हो तो ये आपका एक्सियल पॉइंट है। और इस एक्सियल पॉइंट पे आपको निकालना है टेस्ट चार्ज रख लो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप इस एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो, तो एक बार नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, और दोनों को ऐड करोगे। नेगेटिव चार्ज के कारण निकालोगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालोगे, और दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पी पॉइंट पे डाइपोल के कारण आ जाएगा। इफ यू वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव के कारण निकालोगे और उसको एक्सप्रेस करोगे, तो फाइनली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना आएगा, यह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही फॉर्मूले में वो q इंटू 2a जो आएगा सॉल्व करते टाइम, तो उसको हमने p से रिप्लेस कर दिया है। यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, एक्सियल का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, सेम स्ट्रेट लाइन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, p क्या है, p है आपका डाइपोल मोमेंट, p है आपका डाइपोल मोमेंट, और r क्या है, सेपरेशन, उनके बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सियल पॉइंट पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर यहीं पे हम बात कर ले इक्विटोरियल पॉइंट की, जैसे सेम सिस्टम ऑफ चार्ज -q + q, इसका सेंटर O है, डिस्टेंस 2a है, सेंटर से r डिस्टेंस आगे ऊपर में मैंने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो जब ऊपर में पॉइंट कंसीडर करोगे यार, माइनस वाला चार्ज लगाएगा, प्लस वाला चार्ज लगाएगा, तो ये चूंकि माइनस प्लस है तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा E1, और जो प्लस चार्ज है उनके बीच रिपल्सन हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 इधर। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 सर्टेन एंगल पे हैं, तो इनका रेजोल्यूशन हो जाएगा, और रेजोल्यूशन होकर के ये आपका E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा में ब्रेक हो जाएगा। मीन्स सिंपल है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, मतलब E1 की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव चार्ज की तरफ, और E2 जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी टेस्ट चार्ज हमने क्या रखा है, P पॉइंट पे जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे टेस्ट चार्ज मेरा क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों प्लस प्लस रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई। अब चूंकि E1 और E2 एक दूसरे से सर्टेन एंगल थीटा पे इंक्लाइन है, इसलिए उनका वेक्टर रेजोल्यूशन हो गया, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। साइन वाला पार्ट एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, सो कैंसिल कर देगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा इक्विटोरियल पॉइंट पे, वो आपका होगा 2E1 या 2E cos थीटा, बिकॉज E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो आपस में इक्वल है, तो 2E cos थीटा, और cos थीटा को अगर हम बेस बाई हाइपोटेनस के टर्म में रिप्लेस कर दें, तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल का डबल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल इज 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल। बोर्ड क्लास में 12th क्लास में हम लोग इसका डिराइवेशन भी पढ़ते हैं, पूरा एक एक इसको डिराइव करना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसके कॉन्सेप्ट को सीखना था, हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को सीखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्विटोरियल पॉइंट पे हमने समझ लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, और इधर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, वेयर p इज डाइपोल मोमेंट। p क्या होता है आपका, डाइपोल मोमेंट होता है। सो डाइपोल मोमेंट क्या होता है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है।
ओके, एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा। अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो, रिंग का मतलब समझते हो ना, छल्ला। तो अगर हमारे पास कोई रिंग हो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, इफ वी हैव अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज रिंग, और उस रिंग से अगर हमारे पास इस तरह का यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, इस पे पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज कोई रिंग हो, और इस रिंग के कारण इसका सेंटर O है, रेडियस इसकी R है, बट इसके सेंटर से ठीक x डिस्टेंस आगे एक पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो ये भी वेक्टर रेजोल्यूशन ही होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के यहाँ आएगा वो क्या होगा, एज ए फॉर्मूला भी पूछता है, एज ए क्वेश्चन भी पूछता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग क्या होगा, याद रखोगे यार, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो तो होगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, मैं ऐसे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू तो रहेगा, आर का काम करेगा ए स्क्वायर प्लस, ऐसे कर लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक बार और मैं थोड़ा सुधार के लिख दूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में एक्स, ये जो एक्स डिस्टेंस है ऊपर इंटू में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट पे। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो ओवरऑल हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, और यहाँ पे एक दो और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का, कि जब टॉर्क होता है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी वो उसके कारण डेवलप होता है। तो देखो एनर्जी बेसिकली क्या होता है, वर्क डन। मैं कई बार बता चुका हूं कि एनर्जी होता ही है वर्क डन। सो वर्क डन आपका है, जो अगर वर्क डन आप निकालना चाहते हो तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन का नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स का काम क्या करेगा आप ही बताओ, टॉर्क। फोर्स का काम टॉर्क करेगा, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल को रखा है, और ये डाइपोल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये डाइपोल रोटेट कर रहा है, इसी को रोटेट करने में मेरे को वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा के टर्म में होगा, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है तो एंगल चेंज होगा। सो नॉर्मली आप जानते हो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलस लैंग्वेज में डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स का काम टॉर्क करेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइपोल रोटेट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट का काम डी थीटा करेगा। अगर मैं टॉर्क का वैल्यू, जो फॉर्मूला हमारे पास आया था, क्या आया था, पी साइन थीटा पुट कर दूं और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, तो आपके पास पीई कांस्टेंट बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, इक्वल्स टू वर्क। सो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इज माइनस पीई कॉस थीटा, ये आप याद रख सकते हो। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इज माइनस पीई कॉस थीटा, ये होता है आपका डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन, राइट। ओके, अब आते कुछ क्वेश्चंस यार डिस्कस कर लेते हैं जरूर। एक छोटा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है तो ओनली टॉर्क आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस्ड व्हाट, टॉर्क। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे पूछते कि इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल एक्सपीरियंस, तो आंसर होगा टॉर्क एज वेल एज फोर्स। इसको आप याद रखना कि यूनिफॉर्म हो तो आंसर आपका केवल क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आंसर क्या होगा, केवल होगा फोर्स, केवल टॉर्क होगा। बट नॉन यूनिफॉर्म हो
तो उसके अंदर फोर्स भी होगा प्लस टॉर्क भी होगा, दोनों होगा, फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा। इस बात को आपको याद रखना है कि अगर आपके पास फोर्स है टॉर्क है तो यूनिफॉर्म है, और अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मींस केवल टॉर्क, और नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स प्लस टॉर्क दोनों एक्सपीरियंस्ड होगा वहां पे, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। जैसे एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, एन इलेक्ट्रॉन हैज मास m एंड चार्ज E। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और चार्ज E है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है m और उस पर चार्ज कितना है E। एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास मास है m और चार्ज E है। इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड of strength E, the velocity of electron after traveling a distance d, means इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है और उसने d डिस्टेंस मूव किया है। तो अगर d डिस्टेंस उसने मूव किया है तो उस पे कितना टॉर्क लगेगा